हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गेम प्लान। ठीक है। अभी तुम्हारी एग्ज़ाम एमबीए सीईटी की काफ़ी पास आ रही है, मतलब ये स्पेक्यूलेशंस है। कब आएगी एग्जैक्टली पता नहीं। लोग बोल रहे थे मिड जून में आएगी, पर वी डोंट हैव एग्जैक्ट डेट्स एज ऑफ नाउ, पर जल्दी होने वाली है। राइट। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू एक्चुअली नीड टू, मतलब सब अभी तुम्हें एक अंदाज़ा आना चाहिए कि मेरा ये कंप्लीट हो गया है, ये बाकी है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है। तो मैंने इतनी सारी मॉक्स दी है। राइट। इसके बेसिस पे मेरा ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए। थोड़ा सा यू नीड टू गेट द हैंग ऑफ दोज थिंग्स राइट नाउ, राइट अबाउट नाउ। ठीक है। और नहीं हुआ है तभी भी डोंट वरी, उसके लिए ये वीडियो बना रहे। राइट। तो आगे का गेम प्लान कैसे होना चाहिए, राइट, विच टॉपिक्स शुड यू फोकस ऑन, राइट, विच टॉपिक्स अगर तुमने इग्नोर भी किया एट दिस स्टेज, राइट, जनरली कोई टॉपिक इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट अभी ऐसे स्टेज पे पहुंचे कि अभी हमारे पास 45, 50, 60 डेज हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, डिपेंडिंग ऑन कब एग्ज़ाम है। और इस सब में तुम्हें, अगर कोई ऐसा बंदा है कि उसने लेट स्टार्ट किया प्रिपरेशन या पूरा कर नहीं पाया फॉर सम रीजंस, बिकॉज द करंट सिचुएशन जो हम है अभी, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, देर आर वेरियस रीजन। मतलब हम लोग अभी वी कैन से कि नॉर्मली कुछ चल रहा नहीं है दुनिया में, राइट। तो फॉर वॉट एवर रीजन यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस, डोंट वरी, ऐसे मतलब इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अभी एम बी ए सी ई टी ऐसी एग्जाम है कि देर आर अ फ्यू टॉपिक्स जो कि एग्जामिनर्स का हमेशा फेवरेट टॉपिक रहा है, राइट, उस पर ज़्यादा दे फोकस, राइट, दे ब्रिंग आउट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक इन द एग्जाम। तो हम वो सब देखेंगे पास्ट 5 years के क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करने के बाद we have brought this video to you, right? So you need to also understand, एक डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ मैं कि ये जो पेपर्स जो हमने एनालाइज किए, राइट, सो दे आर मेमोरी बेस्ड। तो उसमें 19-20 हो सकता है, राइट। 19-20 मतलब क्या कि अगर हमने बोला कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में इतने क्वेश्चन आए थे, तो मतलब 5 क्वेश्चन आए थे हमने बोला, तो इट कैन बी 4, इट कैन बी 6 ऑल्सो, बट एक रफ आइडिया तुम्हें समझ आनी चाहिए कि ओके इतने क्वेश्चन आते हैं ये टॉपिक से, तो आई कांट अफोर्ड टू इग्नोर दिस टॉपिक। आई हैवंट स्टडीड दिस टॉपिक, बट आई कांट अफोर्ड टू इग्नोर, आई हैव टू स्टडी दिस टॉपिक। I'll have to find out shortcuts. I'll have to find out tips and tricks to tackle questions from this particular topic. राइट। सो डायरेक्टली अभी देखते हैं, तो हमारे पास क्वांटिटेटिव, एल आर डी आई, वर्बल, ये सब हम लोग कवर करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट, राइट। क्वांटिटेटिव से शुरुआत करते, देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी में हमारे पास कौन से टॉपिक्स है और कैसे उन्हें हमने टैकल करना चाहिए, राइट। सो सबसे पहला टॉपिक कैलकुलेशन टेक्निक्स। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा है। आई थिंक आई एनलार्ज दिस। ठीक है, बड़ा करते हैं थोड़ा सा। ओके, आई होप कि नाउ यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कैलकुलेशन टेक्निक्स। ठीक है, सो दिस टॉपिक सबसे एसेंशियल है, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस में हमने हाई मार्क किया है। तो डोंट वरी, ये फाइल भी तुम्हें हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मतलब लिंक दे देंगे, सो बी यू कैन यूज़ दैट टू वॉट एवर, मतलब तुम्हें कैसे यूज़ करना है वो तुम्हारे हिसाब से, यू कैन यूज़ इट। बट राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। सो वी आर सेइंग कैलकुलेशन टेक्निक्स एक ऐसा टॉपिक है कि उसे तुम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस टॉपिक सेट्स द टोन फॉर रेस्ट ऑफ द क्वांट का टॉपिक, राइट। कोई भी ले लो, एल आर में भी फिर कैलकुलेशन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन टेक्निक्स कहाँ पे है, डी आई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज जनरली डी आई में देयर इज नो सच थिंग एज कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, कंसेप्ट रहा तभी भी क्या होगा कि ये पाई चार्ट है, दिस परसेंटेज कैसे मतलब समझना है कि अगर ये 30 डिग्रीज है पाई चार्ट में, तो 30/360 इंटू 100 होता है, वैसे मतलब इसके अलावा ऐसे मुश्किल कंसेप्ट नहीं होते। सो मेजरली DI इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, राइट। एंड कैलकुलेशंस ऐसे नहीं कि 1 मिनट में कैलकुलेट किया, 2 मिनट में, क्विक कैलकुलेशंस, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, राइट। सो दिस इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इसलिए इसे हमने हाई माना है। ठीक है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस हाई, यू कांट अफोर्ड टू इग्नोर दैट टॉपिक। ठीक है, अभी भी
तुम देख सकते हो कि व्हाट आर सम शॉर्टकट्स फॉर कैलकुलेशंस, राइट। अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, यू कैन गो थ्रू दैट, राइट। फिर देखते हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज नंबर सिस्टम्स। अगेन नंबर सिस्टम्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम्स पे, ऐसे नहीं कि नहीं आते। तो नंबर सिस्टम्स मतलब फैक्टर्स पे हो सकता है क्वेश्चंस, डिवाइजर्स पे हो सकता है, राइट। एलसीएम, एचसीएफ, ये कहीं ना कहीं यूज होते हैं, ये बेसिक टर्म्स है, राइट, बेसिक कंसेप्ट है, तो ये यूज होते हैं। तो यू कांट इग्नोर नंबर सिस्टम्स ऑल्सो। तो ये अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस है, ये तुम इग्नोर डेफिनेटली कर सकते हो, और अगर नहीं भी करते हो तो छोटा ही टॉपिक है, 30 मिनट में हो जाना चाहिए। तो ये इग्नोर कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस में ए प्लस बी द होल स्क्वायर या ए माइनस बी द होल स्क्वायर ऐसे वाले फॉर्मूले हैं, और ये आई हैव अज्यूम कि एट दिस लेवल यू ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला, इतने मुश्किल नहीं है, ये बचपन से करते आ रहे, तो ऐसे मुश्किल नहीं है। बस इसमें फिर इफ़ यू आर प्लानिंग टू इग्नोर दिस टॉपिक, बस इसमें बाइनोमियल थ्योरम कवर कर लेना, दैट्स इट। अगर ये कवर कर लेते हो बाकी टॉपिक यू कैन फॉरगेट, ठीक है। डन। ये 1 2 3 आई होप कि समझ में आए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये 1 एंड 2, 3 यू कैन इग्नोर, बट बाइनोमियल थ्योरम इग्नोर मत करना, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट मच। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो ये एवरेज से लेके टाइम एंड वर्क तक, मतलब 4 to 11, ऑल राइट। ये ऐसे टॉपिक्स है जो तुम बिल्कुल भी यू कांट स्किप, यू कांट अफोर्ड टू स्किप दिस टॉपिक्स, ठीक है। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट, दीज आर दी, मतलब हमारे अरिथमेटिक में आ जाते ये टॉपिक्स, राइट। तो ये 4 to 11 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें अरिथमेटिक पे अलग से 8 से 10 एटलीस्ट, मतलब लुकिंग एट दी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पैटर्न, 8 से 10 डिपेंडिंग ऑन मतलब कैसा सेट कर रहा है पेपर एग्जामिनर, +-1, मतलब 9 11 7 11 ऐसे 8 से 10 एटलीस्ट क्वेश्चंस आते ही है। तो ये स्प्रेड हो जाते हैं इतने टॉपिक्स पे, ठीक है, ये टॉपिक्स में स्प्रेड हो जाते हैं। तो अगर तुम बोलोगे कि सर फिर अगर इतने टॉपिक्स में स्प्रेड हो रहे तो मतलब परसेंटेज का 1 से 2 सवाल आएगा मैक्सिमम, एवरेज का 1 से 2, मतलब हर एक का 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2, इसके अलावा क्या है। तो राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। पर तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हर एक टॉपिक में एक दो सवाल ही आते हैं। अगर तुम इफ़ यू सिट एंड इग्नोर ऑल दिस टॉपिक्स, तो तुम्हारा फिर मतलब स्कोर कम ही आना है। तो हमें पता है कि इन टॉपिक्स पे तो 100% क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ये अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस ऐसा टॉपिक है जिस पे गारंटी नहीं सवाल आता है, इसलिए मैं बोला तुम उसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। पर ये वी कांट अफोर्ड टू इग्नोर, बिकॉज वी गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक एवरी ईयर, वी गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक्स एंड यू हैव टू गो थ्रू दैम। और ऐसे भी नहीं मुश्किल है, ऐसे भी नहीं है कि नया कंसेप्ट कुछ आने वाला है। मे बी टिप्स ट्रिक शॉर्टकट्स आ सकते हैं इसमें फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली, जो कि ऑब्वियसली MBA CT का वही है कि जल्द से जल्द कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यू कांट अफोर्ड टू स्किप दिस टॉपिक्स, ठीक है, ये बिल्कुल स्किप नहीं करने, ऑल राइट। और तुम बोलोगे कि एक दो क्वेश्चन करते करते ऐसे फिर तुम JBIMS से सिडनेम पे आओगे, राइट, सिडनेम से फिर नीचे वेलिंगकर, ऐसे एक एक करते करते पुम्बा, फिर और नीचे करते करते एकदम, मतलब ऐसे नहीं करना है हमें। ऑब्वियसली वी हैव टू एम फॉर JBIMS, ठीक है, सबका वही एम होना चाहिए। ऑलवेज एम, मतलब जितना हाई एम कर सकते हो, यू ऑलवेज हैव टू एम, राइट, उतना ही हाई एम करो। मतलब जब जाके तुम JBIMS पे एम करोगे तो सबको तो नहीं मिलना है, उधर तो उतने सीट्स है नहीं, 120 ऑड सीट्स है, राइट। फिर वो NRI कोटा वगैरह वो सब भी आता है, राइट। तो 150 सीट में से NRI ये वो सब करके तुम्हें मतलब 120 लोग सपोज जा रहे हैं वहाँ पे JBIMS, तो एवरीवन कांट गो टू JBIMS, बट यू हैव टू टारगेट JBIMS, मतलब एटलीस्ट फिर यू कैन गो टू सिडनेम, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, राइट, ऑब्वियसली। तो यू कांट, मेरा पॉइंट यही है कि यू कांट इग्नोर दिस टॉपिक्स, ठीक है। स्टॉक्स एंड शेयर्स, फिर अभी हम आते हैं नंबर 12 पे। तो नंबर 12 यू कैन डेफिनेटली इग्नोर, ठीक है। स्टॉक्स एंड शेयर्स तुम इग्नोर कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स एंड शेयर्स पे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आते हैं, ऑलराइट। मतलब बाकी के जैसे स्टॉक्स एंड शेयर्स के कभी कभी कैट में या स्नैप, CMAT वो वाले एग्जाम्स में पूछ सकते हैं,
जनरली MBA CET में नहीं पूछते, राइट? पिछले क्वेश्चन पेपर्स में तो नहीं पूछा था, और अगर आया भी तुम्हें क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आएगा जिसका मतलब आने का प्रोबेबिलिटी कम है, लुकिंग एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तो एज ऑफ नाउ एट दिस स्टेज इफ यू हैवंट स्टडीड इट, स्किप इट. ये बाकी के हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे. अगर तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है, ट्राई एंड फोकस on improving these topics instead of learning this new topic, right? अगेन स्टॉक्स एंड शेयर्स जैसे इग्नोर कर सकते हो, वैसे तुम ये लॉग भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? लॉग का भी इतना MBA CET में पूछा नहीं जाता है. कैट में हालांकि लॉग का पूछा जाता है, ठीक है? MBA CET में नहीं पूछा जाएगा, पूछा तो भी एक आध क्वेश्चन आएगा. एट दिस स्टेज यू कैन अगेन स्किप इट, ठीक है? स्किप करो. फिर आते हैं इंडाइसेस एंड सर्ड्स में. तो इसका मीडियम इम्पोर्टेंस रखा है क्योंकि ये तुम्हें हेल्प कर सकता है. जैसे कहाँ पे हेल्प कर सकता है कि ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करके अभी पूछा जा रहा है, राइट? क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं CET में कुछ सालों से. तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? तो हमें दो ऐसे नंबर्स दिए रहेंगे, तो एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके बेसिस पे कुछ x वैल्यू y वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू, ऐसे मतलब बेसिकली नंबर्स जो हम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसे बोलेंगे क्वांटिटी A, इसे बोलेंगे क्वांटिटी B, और कंपेयर करो बोलेंगे. तो उसमें पावर्स के हमारे क्वेश्चन आते हैं कि x⁻28 या 3⁻28 और 3⁻29 -3, इसमें कौन सा बड़ा है वगैरह, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो इंडाइसेस एंड सर्ड्स का वहाँ पे थोड़ा सा यूज़ हो सकता है, ठीक है? इसलिए येलो रखा है. तो मैं ग्रीन, येलो और रेड को कैसे टैकल करना है ये शीट क्वांटिटेटिव के एंड में एक्सप्लेन करूँगा, पर ये ध्यान दो कि ये मीडियम इम्पोर्टेंस है. तो अभी बता देता हूँ. तो बेसिकली ग्रीन मतलब क्या है कि यू हैव टू, मतलब ग्रीन यू कांट इग्नोर एट एनी कॉस्ट, ठीक है? तुम्हें ग्रीन करना ही है सॉल्व, राइट? तुम्हें ग्रीन के कंसेप्ट समझने ही है, यू कांट अफोर्ड टू इग्नोर दोज टॉपिक्स, ठीक है? फिर ग्रीन हम सारे मतलब क्वांट्स के देखेंगे, फिर LRDI सब देखेंगे, VARC के ग्रीन देखेंगे, उसके बाद फिर विल कम टू येलो ऑफ ईच, मतलब ईच सेक्शन, जैसे क्वांट का, LRDI का, VARC का. इनके येलो का होने के बाद सबका, राइट? क्वांट्स का, LRDI का, VARC का येलो कवर होने के बाद देन हम लोग रेड पे जाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसका ग्रीन कवर हो गया है, सारे ग्रीन कवर होने के बाद ही येलो पे आना है. ऐसे नहीं कि इसका ग्रीन कवर हो गया है फिर इसके येलो पे आना है. इसका मतलब क्वांट का ग्रीन होने के बाद क्वांट्स के येलो पे नहीं आना है. क्वांट्स का ग्रीन, LRDI का ग्रीन, मतलब आई नो कि DI इज पार्ट ऑफ क्वांट्स, बट वो बोलने की आदत होगी. तो LRDI का ग्रीन, VARC का ग्रीन होने के बाद फिर येलो टैकल करना है, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो येलो इंडाइसेस एंड सर्ड्स. तो लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगेन क्वाड्रेटिक का बेसिक्स कवर करो, ठीक है? बेसिक्स मतलब रूट्स कैसे ढूंढने हैं वगैरह, ज़्यादा डिटेल्स में मत जाओ ये टॉपिक में. तो ये क्वाड्रेटिक भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव, ये कंपैरिजन में पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है? दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट. नहीं तो उसका भी इम्पोर्टेंस बहुत नहीं था, बट टेक केयर ऑफ दैट टॉपिक, ठीक है? तो ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में ज़्यादातर क्या पूछ रहे हैं फिलहाल, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड थोड़े से ज्योमेट्री के, फिर थोड़े से ये क्वाड्रेटिक के, ठीक है? और थोड़े से फिर उसमें हमारे मॉडर्न मैथ्स के भी आते हैं, ठीक है? जिसमें फिर प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गया, उस उधर पहुँचेंगे तब देखेंगे. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये नंबर सिस्टम्स के भी आते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में, ठीक है? जो मैंने बोला नंबर सिस्टम्स एंड इंडाइसेस एंड सर्ड्स का मिक्सचर ले लो, समझ लो, मतलब वो पावर्स, ठीक है? पावर्स. तो ये नंबर सिस्टम में भी हमने देखे पावर्स, राइट? सो यू, इसलिए मैंने नंबर सिस्टम्स का भी नाम लिया. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि क्वाड्रेटिक का बेसिक कवर कर लो, राइट? बेसिक इज सफिशिएंट. ज़्यादा डिटेल में मत जाओ कि ग्राफ ऐसा है, ग्राफ वैसा है क्वाड्रेटिक का, राइट? वो D>0, वो सब में मत जाओ. इफ़ यू हैव टाइम इट्स बेटर इफ़ यू गेट इनटू दैट एज वेल, बट एज ऑफ नाउ इफ़ यू हैवंट कवर्ड दैट, तो एक सिर्फ कवर द बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई विल सजेस्ट यू ओनली कवर द बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
तो लीनियर इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स लिंक टू अदर क्वेश्चन, राइट. वर्ड प्रॉब्लम्स में we need linear equations, right, using the words that are given to us, the sentences that are given to us, based on that we form equations. ठीक है, तो वो linear equations में इसलिए वो important है. ठीक है, वो वहाँ पे solve मतलब हो जाएगा linear equations, इसलिए ज़रूरी है और easy ही topic है, ऐसे मुश्किल topic बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट. लेट अस लुक एट नेक्स्ट, जो कि इनइक्वालिटीज. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इनइक्वालिटीज हमने कॉन्ट्स में कवर किया है क्योंकि वो कॉन्ट्स का पार्ट है इनइक्वालिटीज. बट MBA CET में, राइट, व्हाट हैपेंस इन MBA CET, हम लोग अभी MBA CET का ही डिस्कस कर रहे हैं. तो MBA CET में इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं? LR में, राइट. इस पे भी हमने वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे देख लेना. ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि यूट्यूब पे हमने इस पे डिटेल में कवर किया है कि कैसे टैकल करना चाहिए, शॉर्टकट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स उसके. तो इस पे हमेशा सवाल आते ही है, तो यू कांट स्किप दिस टॉपिक. ठीक है, मतलब वो अगर वो वन टाइप जो हमने डिस्कस किया यूट्यूब पे उतना कवर कर लेते हो इनइक्वालिटीज में, इनफ है. ठीक है, दैट्स इनफ. देन यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो इनइक्वालिटीज का बस हमारा वो यूट्यूब वाला वीडियो देख लेना कि कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन जो हमें LR में आते हैं. LR में 5 to 6 क्वेश्चंस देखे ही है, मतलब वो टॉपिक पे आती ही है. ठीक है, अभी पहुंचते हैं हम लोग ये बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री पे. ऑलराइट, तो बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री पे ये मैंने ग्रीन में क्यों किए. ठीक है, तो ये 18 से लेके 24 तक, राइट. सो 18 से लेके 24 ये जो 7 टॉपिक है, राइट, दिस 7 टॉपिक्स, दीज आर, मतलब तुम इन्हें स्किप कर सकते हो टोटली इफ़ यू एट दिस स्टेज. अगर आपको लगता है कि अरे नहीं मेरा ज्योमेट्री वीक है, मुझे डर लगता है ज्योमेट्री का, मुझे करने की अभी इच्छा हो रही नहीं, मेरे बाकी के इस पे अफेक्ट होगा जो भी है, अगर आपको लग रहा है तो यू कैन कंप्लीटली स्किप दिस. ज्योमेट्री में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं. सो यू विल से कि तुमने इसे ग्रीन क्यों मार्क किया है सर. तो द रीज़न आई मार्क्ड दिस टॉपिक्स इन ग्रीन इज, तो ये रिलेटिव है. ठीक है, ये रिलेटिव है. तो रिलेटिव क्या, ये जो ज्योमेट्री का पार्ट है ना, सिर्फ उसको कंसिडर करना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ये ग्रीन. तो ये टॉपिक्स में, ये 7 टॉपिक्स में यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, ये क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगॉन्स को मैंने येलो इसलिए दिया है क्योंकि सिर्फ क्वाड्रिलेटर्स करना है हमें, पॉलीगॉन्स छोड़ सकते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो, मेंसुरेशन कर लो. ठीक है, तो ये रिलेटिव है, मतलब ये सिर्फ हम लोग ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे. ये ग्रीन कलर हम इनइक्वालिटीज के ग्रीन कलर से कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि इनइक्वालिटीज का ग्रीन कलर, ये सब जो ग्रीन कलर है ये इंपॉर्टेंट वाले, ये वाला ग्रीन कलर इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू होल MBA CET, बट कंपेयर टू सिर्फ ज्योमेट्री के, मतलब ज्योमेट्री के ये जो 7 टॉपिक्स है उसमें कंपेयर करेंगे तो जो बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, ये और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम लोग कहना चाहते हैं. ठीक है, तो तुम लोग एज ऑफ नाउ ज्योमेट्री पे ज़्यादा ध्यान मत दो, आई विल सजेस्ट दैट. ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री पे जनरली ज़्यादा सवाल भी नहीं आएंगे, 2 से 4 मैक्स इतने सवाल आते हैं ज्योमेट्री. आई डोंट नो व्हाई, बट MBA CET उनको एग्जामिनर्स को दे डोंट प्रेफर ज्योमेट्री. तो ये ज्योमेट्री कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें तो सवाल पूछते ही है. पर इसमें MBA CET में इतने नहीं, 2 से 4 ज़्यादा से ज़्यादा. तो ऑब्वियसली ये 2 से 4 यूल बी मिसिंग आउट ऑन, मतलब पर बहुत मुश्किल नहीं रहेंगे, ईजी रहेंगे. तो इसमें भी आई वुड सजेस्ट कि ये जो टॉपिक्स है इसमें भी गो थ्रू मेंसुरेशन एंड गो थ्रू बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री. ठीक है, अगर उतना टाइम रहेगा तो ये 2 टॉपिक्स तो कर ही लो. ऑलराइट, ट्रिग्नोमेट्री और ये तुम यू कैन टोटली स्किप, इसमें क्वाड्रिलेटरल्स देख सकते हो, ट्रायंगल्स देख सकते हो, बट उसके अलावा और कुछ ज्योमेट्री में करने की ज़रूरत नहीं एट दिस स्टेज. एंड इफ़ यू आर फीलिंग दैट नहीं हमें पूरा कंप्लीट करने की अभी मेंटली हम लोग उतने इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा वो टॉपिक, या हम स्ट्रगल करेंगे उसमें और हमारा कॉन्फिडेंस में भी लूज़ होगा ऐसे, बट आई विल सजेस्ट कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, यू फील दैट कि नहीं मुझे करना चाहिए, नया टॉपिक देखना चाहिए, तो दिस आर दी ओनली टॉपिक्स आई विल सजेस्ट कि देखो.
बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रायंगल्स देख लेना है। मतलब पहले ये और ये, फिर उसके बाद ये देखो, इसमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स देखो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिरी में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेंसुरेशन एंड बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री देखना है, उस पर पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हो गया ज्योमेट्री का। ऑलराइट, तो इतना मुश्किल नहीं है, ज्योमेट्री भी इजी पूछते हैं एमबीए सीईटी में, कैट में मुश्किल हो सकता है। अगेन देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स यू कैन टोटली स्किप। ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कंबाइंड दोनों पे एक सवाल आ सकता है, मतलब जनरली पूछते हैं नहीं, आया तो एक सवाल आएगा कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स पे कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड, ऐसे नहीं कि एक एक क्वेश्चन, तो यू विल बी मिसिंग आउट ऑन ओनली वन क्वेश्चन। और इसमें कैसे कैलेंडर्स और क्लॉक्स में पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। एंड इफ़ यू फील एट दिस स्टेज कि हमें नया कंसेप्ट नहीं सीखना है, यू कैन स्किप दिस, ठीक है। प्रोग्रेशन एंड सीरीज तुम लोग स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रोग्रेशन एंड सीरीज भले ही कॉन्ड में ज़्यादा उस पर सपोज पूछा नहीं जाता है, पर सीरीज पे हमें हमारा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, जो एलआर में। तो ये अगर तुम प्रोग्रेशन एंड सीरीज मतलब हमारा एम जीएम एचएम ठीक से पढ़ते हो, तो यू विल बी एबल टू विजुअलाइज द लॉजिक क्लियरली, ठीक है। वो इजी जाता है बाकी के सीरीज देखने में। तो आई सजेस्ट कि तुम सीरीज कर ही लो, ठीक है। इतना मुश्किल भी नहीं है, इजी ही टॉपिक है। तो अभी आते ही है मॉडर्न मैथ पे, ठीक है। सेट्स, फंक्शंस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन। तो सेट्स, फंक्शंस ये आजकल मतलब 99% तो नहीं पूछेंगे, एक सवाल आ सकता है दोनों मिला के क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में हमारे, ठीक है। सिमिलरली परम्यूटेशंस एंड प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के 1 से 2 सवाल आते हैं, ठीक है। वो भी ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन की वजह से आ सकता है, नहीं तो दोनों मिला के एक ही क्वेश्चन आता था, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। और कैसे ये थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाई, बट स्टूडेंट्स फील कि ये दोनों दे आर कंसिडर्ड टू बी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, ठीक है। तो ये एज ऑफ नाउ होल्ड पे रखो, ये तो इग्नोर ही कर दो, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी, तो ये दिस इज नॉट अ सेपरेट टॉपिक एज सच, बस दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप कि आपको पता है दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो डेटा सफिशिएंसी पूछा जाता है, ये कभी मतलब जनरली एलआर में ही पूछा जाएगा वो। तो हमने इसमें कवर कर लिया है क्वांट्स में, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी इज अ टाइप, इट्स नॉट अ टॉपिक से, राइट। मतलब कोई भी इनमें से एक टॉपिक यूज करके उस पर डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑलराइट, आई होप यू नो व्हाट इज डेटा सफिशिएंसी। एक सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल आर यू एबल टू आंसर यूजिंग स्टेटमेंट ए या स्टेटमेंट बी, ऐसे रहेगा, या दोनों मिला के ही तुम आंसर कर सकते हो, वैसे दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा, फिर कॉन्ट्स का कवर हो गया। ऑलराइट, तो कॉन्ट्स का हमने देख लिया कि कौन से एज ऑफ नाउ यू कैन अफोर्ड टू स्किप, कौन से नहीं कर सकते हो। तो ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो द ग्रीन टॉपिक्स यू कांट स्किप, ओके, यू कांट अफोर्ड टू स्किप द ग्रीन टॉपिक्स। येलो टॉपिक्स you have to come to these topics after completing all the green topics of cons, LRDI and verbal, राइट। तो ये मैंने बताया था कि पहले कॉन्ट्स, LRDI, वर्बल के ग्रीन कंप्लीट करने के बाद येलो पे आना है। रेड तो एज ऑफ नाउ तुम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, पर ग्रीन एंड येलो अगर तुम्हारे खत्म हो गए हैं तो रेड भी कर ही लो, राइट। तो क्यों, मतलब वाई डू यू हैव टू लीव एनीथिंग टू चांस, राइट। सब मतलब नसीब पे छोड़ो मत, कर ही लो। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कॉन्ट्स कैसे अभी तुम्हें टैकल करना है। तो देर आर अ फ्यू टॉपिक्स जो कि तुम इग्नोर कर ही नहीं सकते, वो हमने देख लिए जो ग्रीन में मार्क किए हुए। फ्यू टॉपिक्स येलो में है, वो एज ऑफ नाउ तुम छोड़ दो। रेड तो खैर छोड़ ही दो, ठीक है। पर मैंने उन रेड में भी कौन सा देखना चाहिए या येलो में भी कौन सा देखना चाहिए वो भी मैंने बताया। ग्रीन में भी कौन सा इग्नोर कर सकते हो या सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिर्फ बेसिक कवर करो, वैसे भी मैंने सब बताया। तो लुक इनटू दैट, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव ऑब्वियसली एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसे ये टैकल करना है सर, कैसे वो टैकल करना है। एंड इफ़ यू वांट अ स्पेशल वीडियो ऑन एनी ऑफ दिस टॉपिक्स, ऑब्वियसली यू कैन आस्क फॉर दैट ऑल्सो। हम लोग तो करने ही वाले, बट तुम्हें लग रहा है कि ये टॉपिक में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, या ये टॉपिक में ये टाइप के क्वेश्चंस वी आर नॉट एबल टू सॉल्व, या कुछ और मेथड बताओ, मोस्ट डेफिनेटली यू आर वेलकम, यू कैन ऑलवेज आस्क अस टू डू दैट, राइट। तो ये मतलब चैनल तुम्हारे लिए ही बना है ऑब्वियसली। तो
जितना तुम हमसे हेल्प एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ट्राई टू डू दैट। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा कॉन्ट्स का। आई होप यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड कि तुम्हें क्या करना चाहिए अभी इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, विच टॉपिक्स यू शुड यू फोकस ऑन। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे कि क्यों हम लोग ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे डी आई हमने LRDI में कवर किया है। ठीक है, डी आई तो हम लोग स्किप कर ही नहीं सकते। तो डी आई हर साल, राइट, 18, 17, 19, फिर नीचे 20 के भी पेपर्स है। ठीक है, तो 17, 18, 19, 20 हर साल, मतलब डी आई तो आता ही है ऑब्वियसली, ये सबको पता है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर MBA CET, यू हैव टू टैकल डी आई। तो डी आई एज सच मैंने बोला कि कंसेप्ट तो ऐसे कुछ मुश्किल है नहीं। व्हाट यू नीड टू फोकस व्हेन इट कम्स टू डी आई इज कैलकुलेशंस फास्ट होनी चाहिए हमारी, राइट। और इसलिए हमें कैलकुलेशन टेक्निक स्किप नहीं करना है। फिर ये आ गए हमारे अरिथमेटिक वाले एक दो प्रॉब्लम। टाइम एंड वर्क, देखो यहाँ पे 3 है, एक एक आता ही है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आता ही है, रेशियो आता ही है, परसेंटेज कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है, राइट। नंबर सिस्टम्स भी जैसे मैंने बोला कर लेना है, हमें आते हैं उस पर सवाल। तो नंबर सिस्टम्स एक अलग आ गया, मतलब जो अरिथमेटिक का सॉर्ट ऑफ पार्ट नहीं है। अरिथमेटिक के मतलब हमारे ये बाकी के हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो अभी इसमें भी तुम देख सकते हो कि मिक्सचर्स पे ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। यू कैन टेक दैट रिस्क इफ यू डोंट फील दैट यू हैव सफिशिएंट टाइम एज ऑफ नाउ। मिक्सचर्स सबके बाद, ये मतलब सबके बाद करो मिक्सचर्स। ठीक है, एज ऑफ नाउ होल्ड पे रखो, येलो मान के चलो। ठीक है, बट वो मतलब मिक्सचर्स पे भी आ सकते सवाल, इसलिए हमने ग्रीन डाला है, राइट। क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक में क्या पूछेंगे हमें पता नहीं। तो ये आ गया नया फिर क्वांटिटेटिव कंपैरिजन जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, राइट। जीआरई में काफ़ी पूछा जाता है, तो जीआरई के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, इजी टॉपिक है। तो इसमें ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसलिए लिखा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी पूछे जाते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए एटलीस्ट बेसिक कवर कर लेना है हमें। बेसिक कवर हो गया तो इट्स इनफ। ठीक है, ज्योमेट्री के तुम देख रहे हो पूरे के पूरा ज्योमेट्री के जो हमने 7 टॉपिक्स देखे उस पे 1, 2, 1। ठीक है, 1, 2, 1, और एक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में एक आधा आ सकता है ज्योमेट्री का, ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, फिर वापस से प्रोबेबिलिटी 1, 1, 2, समझ रहे हो, काफ़ी कम। डेटा सफिशिएंसी हमेशा आता है, 19th में भी आया नहीं था, पर डेटा सफिशिएंसी आता है। इट्स नॉट अ सेपरेट टॉपिक एज सच। ठीक है, टॉपिक नहीं, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। नंबर सीरीज, तो ऑड मैन आउट स्पेशल, मतलब उनको बहुत पसंद है MBA CET को। दे ऑलवेज आस्क अबाउट दिस ऑड मैन आउट के सवाल पूछते ही, ये हमने LR में कवर किया है। ठीक है, तो ऑड मैन आउट जनरली LR का टॉपिक है हमारे, मतलब कैट वगैरह में, पर MBA CET में वो कॉन्ट्स में ही डालते हैं। एंड फिर आ गया हमारा लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस पे एक आधा सवाल, वापिस एक आधा सवाल, इसलिए ज़्यादा नहीं पूछते। पर ये लीनियर हमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स, अगर कोई भी इनमें से किसी की इस पे वर्ड प्रॉब्लम में पूछा है तो इक्वेशन फॉर्म करने में इट विल बी हेल्पफुल, हेंस यू हैव टू गो थ्रू लीनियर इक्वेशन, राइट। ये हो गए 3 साल के। वापस से 20 के हम लोग देखते कि 20 में क्या सीन था। तो बिकॉज 20 का इतना डिटेल अवेलेबल है नहीं, मतलब जो हमने हमारे स्टूडेंट्स को भी पूछा कि कैसे मेमोरी बेस्ड ही रहता है, और इसमें इतना डिटेल्ड अब तक अवेलेबल नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन कितना है, तो इसलिए इसका अलग से बना है। तो वापस से नंबर सिस्टम्स पे है ही क्वेश्चन। अरिथमेटिक मतलब हमारे जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे देखे, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वो सब। ज्योमेट्री में वापस देख सकते हो, ज़्यादा नहीं। मॉडर्न मैथ में तो एक ही क्वेश्चन है। मॉडर्न मैथ मतलब सेट्स, फंक्शंस, फिर प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वो सब नंबर सीरीज पे आते ही है, राइट। ये ऑड मैन आउट वाला, ऑड मैन आउट वाला। फिर क्वांटिटेटिव कंपैरिजन पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन अगेन इट्स लाइक डेटा सफिशिएंसी, इट्स अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक अलग से, इट्स नॉट अ टॉपिक और इट्स नॉट अ अलग से कंसेप्ट नहीं सीखना है हमें,
बस दो नंबर्स कंपेयर करने रहते हैं, तो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना रहे। इजी है, यूल अंडरस्टैंड राइट। इसके बाद तुरंत वही उस पर ही वीडियो बनाएंगे, यूल अंडरस्टैंड। द रीज़न बीइंग क्योंकि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन थोड़ा इनका नया फेवरेट लग रहा है, ठीक है। फिर डीआई पे तो सवाल आते ही है राइट, डीआई पे सवाल आते ही, इसमें मतलब थोड़े से कम आए हैं पर 20-25 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में फॉर सम रीज़न उन्होंने कम कर लिया, क्योंकि मे बी उनको नया थोड़ा सा क्वांटिटेटिव कंपैरिजन की क्वेश्चंस बढ़ाने थे। फिर मिसलिनियस मतलब कुछ एक दो टॉपिक मिक्स करके या कुछ नया टाइप क्वेश्चन वो आता है। मतलब मेन थिंग क्या है, यू डोंट नीड टू मतलब पैनिक मत करते जाओ, अरे ये नया टाइप आ गया। द थिंग इज वो तुम्हें नया टाइप है तो वो सबके लिए नया टाइप रहने वाला है, प्रोवाइडेड तुमने इनफ प्रेपरेशन किया है। ऐसे नहीं कि तुमने सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई किया है, अरे ये सब मुझे नया लग रहा है, और जिसने 100 घंटा पढ़ाई किया वो ऑब्वियसली उसको सब नया नहीं लगेगा, उसका प्रेपरेशन थोड़ा हाई है तुमसे। बट इफ़ यू हैव डन डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रेप, ठीक है, तुम्हें कुछ नया टॉपिक लग रहा है तो सबको नया लगेगा, यू डोंट नीड टू पैनिक, ठीक है। साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल राइटिंग दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यू कांट मतलब साइकोलॉजी ये नहीं कर सकते हो तुम कि मेरा मेंटली ये हो गया, मेंटली वो हो गया, कैसे करूँ वगैरह, ठीक है। मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रांग, स्ट्रांग रहना ज़रूरी है मेंटली, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है राइट। एज मच क्वेश्चन एज यू प्रैक्टिस, इट्स बेटर फॉर यू टू स्टे मेंटली स्ट्रांग, ठीक है। कि अरे ये तो मैंने सॉल्व किया है, इससे क्या है, मैं नहीं डरूंगा, ऐसे दैट टाइप्स, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्स का। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। अभी हम देखते हैं एलआर का कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा आ सकता है राइट। लेट्स लुक एट एलआर नाउ। लेट अस नाउ लुक एट एलआरडीआई, ठीक है। एलआरडीआई का गेम प्लान देखते हैं। तो एलआरडीआई में ये जो पहले 3 टॉपिक्स है वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शंस पे हर साल सवाल होता है, ब्लड रिलेशंस पे हर साल सवाल होता है, अरेंजमेंट पे हर साल सवाल होता है, ठीक है। तो दीज आर द 3 टॉपिक्स दैट यू कैन मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो स्किप करना। इफ़ यू स्किप तो तुम लोग एमबीए भी स्किप कर देना ये साल, सिंपल, ठीक है। ब्लंटली अगर बोलना है तो क्रिप्ट अरिथमेटिक सीईटी में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, मतलब 5-6 साल में एक आधा क्वेश्चन आता है, तो ये डायरेक्टली तुम स्किप कर सकते हो, जनरली पूछा नहीं जाता है। कैट में एक बार पूछा था। तो क्रिप्ट अरिथमेटिक मतलब बेसिकली क्या, ऐसे दिया रहेगा ए बी सी प्लस सपोज सी डी इक्वल टू कुछ तो दिया रहेगा ई बी सी, ऐसे कुछ भी। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि सी, जब भी सी सिर्फ सी लेटर है तो सी की जगह पे कोई एक डिजिट आना चाहिए। तो बिकॉज यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो हर जगह फिर सेम डिजिट आएगा। सिमिलरली ए के लिए एक अलग डिजिट, बी के लिए अलग डिजिट, इधर बी है इधर भी बी है, तो दोनों के डिजिट सेम हो गए राइट। सिंपल क्रिप्ट अरिथमेटिक। तो ये एडिशन का हुआ, वैसे सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तो ये इग्नोर कर सकते हो, सीईटी में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। कैट में 1-2 साल पहले एक ऐसा सवाल आया था। सिंबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन इग्नोर कर सकते हो, मतलब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट होता है कि उन्होंने बस बताया रहेगा कि एट द रेट साइन मतलब एडिशन, एस्टेरिस्क साइन मतलब माइनस, ऐसा बस सब्सटीट्यूट करना है, सिंपल, ठीक है। मतलब स्किप कर लो या 10-15 मिनट में हो जाएगा, ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, फिर आते हैं और वापस से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। कोडिंग डिकोडिंग पे सवाल होते हैं, इनपुट आउटपुट 100% सवाल होते हैं। ऑड वन आउट हमने देखा, क्वांट्स में 5 से 6 सवाल होते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे हमने बोला था कि ये एलआर में कवर करते हैं, तो ये भी 100% इम्पॉर्टेंट है। सिलोजिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, सिलोजिज्म में भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, पर इस तीनों पे क्वेश्चन 100% आते हैं। तो सिलोजिज्म का 100% गारंटी नहीं है, पर कर लो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, ठीक है। लॉजिकल पजल्स पे भी सवाल आते हैं, तो हमने आगे जाके मतलब जनरली अरेंजमेंट में ही लॉजिकल पजल्स इन्वॉल्व किए, मतलब अरेंजमेंट के जो सवाल है, मतलब जो 5 से 6 अगर अलग अलग पैराग्राफ्स देंगे तो उसमें 1-2 लॉजिकल पजल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं करना है। वापस से सीरीज पे 100% सवाल आते ही, तो ये जैसे हमारा अरिथमेटिक था कॉन्ट्स में, वैसा ये हो गया
हमारा LR का, ठीक है, क्योंकि ये मतलब 100% इन पे सवाल आते ही है, तो ये इसमें कोई भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डोंट स्किप ऑन एनी ऑफ दिस। मतलब ये 100%, 100%, 100% ये कॉन्ट्स में आता है, ये 50-60% चांस रहता है, ये आता ही है एक आधा, मतलब एक से दो, ज़्यादातर अरेंजमेंट पे आएंगे, इस पे एक या दो आएंगे, इस पे 3 4 5 आ सकते हैं, बड़े छोटे साइज डिपेंडिंग ऑन दैट। सीरीज पे आता है वेन डायग्राम्स एंड क्यूब्स, ठीक है। तो दिस 2 टॉपिक्स एज ऑफ नाउ MBA CET के लिए छोड़ दो। कैट या बाकी एग्जाम्स, मतलब मैट ले लो, सी मैट, स्नैप, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, पर ज़्यादातर कैट में पूछा जाता है। MBA CET एज ऑफ नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली MBA CET, स्किप दिस टॉपिक्स, ठीक है, होल्ड पे रखो, बाद में आओ इस पे, ठीक है। तो येलो में इसलिए रखा है क्योंकि बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो, पर MBA CET में नहीं आता है उस पर, ठीक है, छोड़ दो। तो एनालॉजीज वापस से आते हैं इस पे सवाल, मतलब A is to B सच दैट C is to क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो उस पे सवाल आते हैं, इग्नोर मत करो, सिंपल ही रहेगा एनालॉजी, ऐसे बहुत मुश्किल एनालॉजी नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मतलब हमारे आते हैं अभी हैवी वेट्स की तरफ आएंगे हम लोग। हैवी वेट्स इसलिए क्योंकि इन पे ये 3 टॉपिक्स पे हमारा यहाँ से यहाँ तक, मतलब 15 16 17 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंस इसकी मतलब सबसे ज़्यादा होगी, वन या अमंग टॉप 3 में तो होगा ये LR के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल इसमें डिपेंडिंग ऑन, कभी कभी 10, 2020 में बहुत सवाल आए थे इस पे, 15-16 सवाल आए थे ये टॉपिक्स पे, तीनों पे, ठीक है। नहीं तो अराउंड 10 क्वेश्चंस तो होते ही है 100%। और इसके बावजूद, राइट, इवन दो पीपल नो कि इस पे सवाल आने वाले, सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड टॉपिक है ये। क्यों निगलेक्ट करते? क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आती ना सॉल्व करने में, राइट। LR या कॉन्ट्स, उसमें कैसे नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तुम सॉल्व करते हो और तुम्हारा आंसर आता है, और वो आंसर तुम्हें ऑप्शन में दिखता है, तो वो एक ऐसे डोपामिन रिलीज करता है, तुम एकदम ऐसे हैप्पी हार्मोन, एकदम मस्त खुश हो जाते हो। वैसे ये क्रिटिकल रीजनिंग में नहीं है, वर्ड्स 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 है, वो वर्ड्स को एनालाइज करो, उसमें वापस से बिना ऑप्शंस देके तुम आंसर भी नहीं दे सकते हो, राइट, यू हैव टू ऑलवेज गो थ्रू द ऑप्शंस, ठीक है। तो उसमें से वो मज़ा नहीं आती। बट इफ़ यू आर इग्नोरिंग दिस टॉपिक्स, तो तुम JBIMS भूल जाओ, वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू JBIMS, बिकॉज जनरली क्या होता है कि कॉन्ट्स और LRDI अच्छा खासा रहता है, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स का अच्छा ही रहता है, ठीक है। मतलब एवरेज स्टूडेंट अबव एवरेज मार्क्स वो वाले टॉपिक में ला सकते हैं। वो एवरेज इसलिए रहते हैं क्योंकि वो VARC में एकदम मतलब टट्टी कर देते, या फिर दे डू टट्टी इन दिस टॉपिक्स, ये 3 जो LR के पार्ट है, दे इग्नोर दिस टॉपिक, इसलिए इसके वजह से उनका रैंक नीचे जाता है। सो इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड रैंक, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर रैंक्स, फोकस ऑन दिस टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग एक, मतलब इस पे भी अलग से वीडियो बना लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कौन सा आंसर कितना सही, कभी कभी वो 5 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सबसे कम गलत है वो भी आंसर हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्रिटिकल रीजनिंग। यू हैव टू सॉल्व दिस बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। तो क्रिटिकल रीजनिंग में हमारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स आ गए, कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए अगर ऐसा ऐसा है, कॉज एंड इफेक्ट इसके वजह से ये हो रहा है, ठीक है। असर्शन रीज़न हो गया, ठीक है, कौन सा असर्शन है, उस ये इसके वजह से क्या हो रहा है, इस ये इवेंट होने के लिए क्या रीज़न है, वो सब हमने देखा है हमारे कोर्स में, मतलब एक्सटेंसिवली वी हैव कवर्ड, वी हैव फोकस्ड अ लॉट ऑन दिस टॉपिक्स, द रीज़न बीइंग ये, ठीक है। निगलेक्टेड भी है एंड इतने सारे सवाल भी आते। फिर आता है क्रिटिकल रीजनिंग, अगेन मतलब ये सब का मिक्सचर है और अलग से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। तो दिस 3 टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, कांट इग्नोर इफ यू वांट टू गेट अ गुड रैंक, कांट इग्नोर। डिसीजन मेकिंग इग्नोर कर दो, ये MBA CET में इतना आता नहीं है, पर कैट में कभी कभी आ जाता है, बट दिस इज नॉट द सेम डिसीजन मेकिंग जो जैट में आता है, ओके।
जैट वाला डिसीजन मेकिंग अलग है, ये वाला अलग है जो कैट में आता है कभी कभी, तो ये एज सच इग्नोर ही कर दो। नेटवर्क डायग्राम्स अगेन कैट में आते हैं इस पे क्वेश्चन, सीईटी में इतने नहीं आते, ठीक है। सीईटी में ज़्यादा से ज़्यादा ये नेटवर्क डायग्राम्स का एक टिपिकल टाइप रहता है, ठीक है, वो समझ लो, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट इज नीडेड इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ ओनली दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। जो मतलब ऐसे सपोज ये एक पंप है, ऐसे नेटवर्क है, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, तो ये पंप मेन पंप है, यहाँ से दूध सेंड कर रही है ये डेयरी में, ये डेयरी में, ऐसा वो वाला। तो स्लैक जो बोलते हैं पाइप में कितना स्लैक रहेगा वो सब, ठीक है, वो भी हमने कवर किया है। अगर तुम चाहते हो तो उस पर भी वीडियो बना लेंगे, पर MBA CET के लिए इतना मत फोकस करो उस पर, वी विल फोकस दैट ऑन कैट के लिए फोकस करो, ठीक है। फिर आते हैं वापस से अनदर हैवी वेट नॉन वर्बल रीजनिंग, राइट। इसमें तो मज़ा भी आती है सॉल्व करने में, आई होप, क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड ही रहता है, इजी। पर इसका अलग से सेक्शन ही है 25 क्वेश्चंस का, एब्स्ट्रैक्ट या नॉन वर्बल, राइट। तो ये कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, और 25 में से एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मार्क्स आने चाहिए फॉर अ गुड रैंक, क्योंकि स्कोरिंग मार्क्स है, ये ईजी है। इफ़ यू हैव इनफ प्रैक्टिस, इफ़ यू गेट इनफ प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन, यू शुडंट स्कोर लेस दैन 20, ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा रैंक चाहिए तो, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टर्स, ओके, लॉजिकल कनेक्टर्स भी कभी कभी पूछते हैं, ठीक है, तो ये होल्ड पे रख सकते हो, पर ये एक मतलब इफ डॉट डॉट देन वगैरह वो वाले क्वेश्चन है लॉजिकल कनेक्टर्स, ये कैट में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। MBA CET में एक हाथ आ जाता है, तो एज ऑफ नाउ यू कैन कीप दिस ऑन होल्ड, ठीक है, लॉजिकल कनेक्टर्स यू कैन कीप दिस ऑन होल्ड। बट तुम्हें सारे एग्जाम में अगर अच्छा रैंक लाना है तो go through this topic, I'll suggest, but right now we are making this video only from the point of view of MBA CET, तो होल्ड पे रखो, बाद में आओ, सब करने के बाद इस पे आओ, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन, यस 20 से 25 सवाल तो आते ही है इस पे। तो DI तो हमने देख लिया, तो DI तो वी कांट स्किप, राइट, ये कॉन्ट में हमने देख लिया। तो 2020 में इस पे 18 सवाल थे, कम हो गए थे। द रीज़न बीइंग हमने क्या लॉजिक लगाया कि उन्होंने क्वांटिटेटिव वो कंपैरिजन चालू किया था, मे बी फिर वहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस बढ़ गए, इसलिए यहाँ पे कम किए रह गए, राइट। नहीं तो DI पे तो सवाल आते ही है, बिकॉज वो तो है ही DI, राइट, उस पे सवाल आना ही है। वो कैट ले लो, जैट कोई भी एग्ज़ाम ले लो, DI आता ही है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल मतलब स्टूडेंट होना चाहते हो पोस्ट MBA ऑल्सो, ड्यूरिंग MBA ऑल्सो, DI इज़ मस्ट, मतलब इवन व्हेन यू गेट इनटू कॉर्पोरेट लाइफ, ठीक है, वहाँ पे भी यू ऑलवेज हैव टू प्ले विद चार्ट्स, ठीक है, पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो, कोई भी मतलब एनी टाइप ऑफ चार्ट, यू हैव टू इंटरप्रेट दैट चार्ट, ठीक है, वो मतलब ज़रूरी है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन इज़ डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो गए इसमें, DI, ये 3 और ये वाला, ये तो स्किप कर ही नहीं सकते। इनके बाद ये वाले, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर इसके बाद ऊपर के 3, ऑलराइट, ऊपर के 3 मतलब क्या है हमारे, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, ऑलराइट, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी एज सच इतने ये 3, फिर ये हटा दो अभी, वापस ये वाले, ठीक है, फिर आगे हमारे ये वाले, फिर ये एंड ये, तो 1 2 ये 3, मतलब ये बेसिकली पूरा क्रिटिकल रीजनिंग ही है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसको एक मान के चल सकते हो, 1 2 3, ये इधर 5 टॉपिक ले लो, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी पहले ये 5 करो, उसके बाद सिलोजिज्म करो, राइट, मतलब छोड़ना नहीं सिलोजिज्म, पर पहले ये 3 करो, फिर ये 2 करो, फिर ये करो, ठीक है, फिर ये 3 भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 100% क्वेश्चन आते हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन का जो जब एनालिसिस करेंगे नीचे, राइट, व्हेन आई विल से कि मतलब देखेंगे हम लोग कि कौन से पेपर में कौन सा कितने सवाल आए, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ज़रूरी हो, तो देखते हैं हम लोग। अगेन वही, ये ग्रीन टॉपिक स्किप नहीं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। येलो सब मतलब LR DI कॉन्ट्स VARC सबके ग्रीन होने के बाद वी हैव टू कम टू येलो। सिमिलरली फॉर रेड, तो LRDI के देखते कि कौन से कितने सवाल आते हैं, ठीक है। तो LRDI में हमें पता है
अरेंजमेंट तो सवाल आते ही है। तो अरेंजमेंट में देख रहे हो तुम लोग कि कितने सवाल आ रहे हैं। ऑलराइट, यू कैन सी कि ये हमने 32 लिए। तो अरेंजमेंट में इसमें समझ लो 25 से 26 अरेंजमेंट रहेंगे, 5 से 6 ये रहेंगे लॉजिकल पजल वाला। ठीक है, तो वो अरेंजमेंट में ही कवर कर लिया है। ऑलराइट, इनपुट आउटपुट 100% आता है, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। राइट, अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, तीनों साल सवाल है। इनइक्वालिटीज जो हमने कॉन्ट्स में देखा था, राइट, उस पर 3 से 5 हर साल सवाल है, तो वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमें स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू सी, फिर दिया रहेगा कुछ तो ई ग्रेटर देन ए, फाइंड रिलेशन बिटवीन सी एंड ए, ऐसा कुछ दिया रहेगा। या फिर ये स्टेटमेंट्स हो गए, फिर कंक्लूजन दिया रहेगा। डायरेक्टली फाइंड करने नहीं बोला रहेगा, कंक्लूजन दिया रहेगा कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, या फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 हो सकता है ई इज़ ग्रेटर देन बी, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो दैट इज़ इनइक्वालिटीज़। ये वाले सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो इस पर फोकस करो, इनइक्वालिटीज़ जब कॉन्ट्स में पढ़ोगे तभी भी। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करो, क्योंकि बाकी का एज सच इनइक्वालिटीज़ पे नहीं पूछा जाता है। ऑलराइट, तो कोडिंग डिकोडिंग अगेन इम्पॉर्टेंट, वो न्यू टाइप का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आता ही है। ऑलराइट, डायरेक्शंस जैसे हमने देखा हमेशा आता ही है। डेटा सफिशिएंसी एलआर में ज़्यादा सवाल पूछते हैं, ना कि कॉन्ट्स में। तो कॉन्ट्स में डेटा सफिशिएंसी पे नहीं पूछ रहे, एलआर में पूछते हैं डेटा सफिशिएंसी का। तो बेसिकली इसका कुछ नहीं, तो डेटा सफिशिएंसी का एलआर में पूछ रहे तो वो बोल सकते हैं कि ये सपोज उन्होंने दिया है एक ब्लड रिलेशंस का दिया है, तो इससे तुम लोग इज़ ए फादर ऑफ बी, ऐसा कुछ। तो फिर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी रहेगी, कुछ स्टेटमेंट दी रहेगी, और फिर इससे कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि क्या स्टेटमेंट 1 से मैं बता सकता हूँ कि ए बी का फादर है, क्या बी स्टेटमेंट से बता सकता हूँ, ऐसे। मतलब ये हमने कंफ्यूजिंग ले लिया एग्जाम्पल, इज सी फादर ऑफ डी। तो क्या स्टेटमेंट ऐसे बोल सकते हैं कि सी फादर ऑफ डी है, क्या स्टेटमेंट बी से बोल सकते हैं सी फादर ऑफ डी है, क्या इन दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं सी इज फादर ऑफ डी, क्या इनको कंबाइन कर भी नहीं बोल सकते सी इज फादर ऑफ डी, राइट। तो नन ऑफ दीज वगैरह वैसे भी आंसर आते हैं, तो ऐसे कुछ डरने वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चंस रहेंगे। डेटा सफिशिएंसी भी हम लोग कवर करेंगे, राइट, विल टेक केयर ऑफ डेटा सफिशिएंसी पे भी वीडियो बनाएंगे। फिर आता है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग। देखते हो कितना सवाल पूछ रहे हैं, तो क्रिटिकल रीजनिंग प्लीज़ 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 डोंट इग्नोर। ठीक है, कितना भी तुम्हें बोर लगे, मैं बोलता हूँ कि इफ़ यू हैवंट टच दैट टॉपिक नाउ, सिट 2 to 3 डेज प्रॉपर दो एटलीस्ट उसे, कम से कम मैं तो बोल रहा हूँ। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के जितने सवाल मिलते हैं सॉल्व करो। ठीक है, तो सिलॉजिज्म भी पूछा जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि पहले 2-3 टॉपिक्स के नाम लिए, उसके बाद सिलॉजिज्म करो, ऐसे मैं बोला था, राइट। तो सिलॉजिज्म भी करना है, हमें इग्नोर नहीं करना है, सिलॉजिज्म पे भी सवाल आते हैं, राइट। ये 2020 में आई थिंक सिलॉजिज्म पे नहीं आया था, इसलिए मैं बोला कि सिलॉजिज्म आखिरी में करो। तो अरेंजमेंट अगेन 2020, इनपुट आउटपुट है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड। क्रिटिकल रीजनिंग तुम देख सकते हो कि कितना बड़ा है उन्होंने, राइट। क्रिटिकल रीजनिंग पहले 10 से 11 क्वेश्चन आते थे, अभी डायरेक्टली 16 आ गए। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजनिंग नहीं स्किप कर सकते हो तुम। उन्होंने थोड़े से अरेंजमेंट में, मतलब हमारे पजल्स बिजल्स में थोड़े से कम करके यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। फिर मिसलिनियस में भी फिर कभी कभी मिसलिनियस में कुछ नेटवर्क डायग्राम का डाल दे। ठीक है, इसमें कुछ भी आ सकता है, इसके लिए यू बेटर बी प्रिपेयर टू गेट सरप्राइज। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने कॉन्ट्स के टाइम भी बोला था, इफ़ इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, इट माइट बी अ सरप्राइज फॉर एनीवन, नो नीड टू पैनिक। ऑलराइट, लेट्स लुक एट नाउ VARC को कैसे टैकल करना चाहिए अभी इसके आगे, राइट, फ्रॉम हेंसफोर्थ। तो ये यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गेम प्लान इज नॉट फॉर, मतलब अगर तुम्हारे पास 6 महीना है तो दिस इज नॉट अ गेम प्लान दैट यू नीड टू फॉलो, दिस इज ओनली बिकॉज नाउ यू हैव लिमिटेड टाइम, राइट। तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। लेट अस नाउ लुक एट VARC। ठीक है, VARC जो कि सबका सबसे ड्रेडेड टॉपिक है, सब सेक्शन है, अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि जनरली ज़्यादातर इंजीनियर लोग देते हैं MBAs की एंट्रेंस एग्जाम्स, और वो कॉन्ट एंड LRDI में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट दे ऑलवेज मेस अप विथ VARC।
द ओनली रीजन बीइंग नॉट इनफ प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो VARC में वी हैव डन डिफरेंट थिंग। इसमें इम्पोर्टेंस नहीं लगाया हमने कि कौन सा हाई, कौन सा लो है, कौन सा मीडियम है। उसके लिए एक ही रीज़न है, द रीज़न बीइंग कि ऑल दिस टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, कोई भी स्किप नहीं कर सकते। उसके लिए ये वजह है कि हमने क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है ये टॉपिक, ठीक है। तो अगर तुम एक टॉपिक करते हो तो उसकी वजह से बाकी 2 3 4 टॉपिक्स में हेल्प हो जाएगी, राइट। वैसे ही लॉजिक है, इसलिए इसमें सारे टॉपिक्स करने हमें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पर्टिकुलर टॉपिक स्पेसिफिकली बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, उस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू आर अ वेरी गुड, मतलब रोज़ से रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, it will definitely help you in VARC if you love reading books, if you love reading newspapers, right, it will definitely help you in VARC. So let's see कि VARC को कैसे अभी तुम्हारा क्या गेम प्लान होना चाहिए henceforth, right। तो कॉम्प्रीहेंशन, जो ये कॉम्प्रीहेंशन जो है, तो वो तुम देख सकते हो कि इट्स ग्रीन थ्रू आउट। सो व्हाट डू आई मीन बाय कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन मतलब तुम्हें तुम्हारी समझने की पर्टिकुलर कोई भी चीज़ जो आइडिया दी है, वो आइडिया कितना तुम्हें समझ में आता है, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन वर्ड कहाँ से है, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, ऑलराइट। तो कॉम्प्रीहेंशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इट्स थ्रू आउट ग्रीन, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन अगर तुम कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाओगे, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया behind a particular word, behind a particular sentence, behind a particular passage, behind a particular anything, तो तुम वो बेसिकली आंसर दे नहीं पाओगे वॉट एवर इज बींग आस्क्ड। सो कॉम्प्रीहेंशन इम्प्रूव करने का, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द लेवल्स ऑफ योर कॉम्प्रीहेंशन एस्पेक्ट, देयर इज ओनली वन मेथड, एंड आई होप कि आपको पता ही होगा, दैट मेथड इज टू रीड, नो अदर ऑप्शन, एंड ऑलवेज रीड टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो, अरे आज मैंने पूरी बुक पढ़ी, तो किसी ने पूछा क्या है, मुझे थोड़ा सा समरी दे 1 मिनट में, इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेल, तो बस बुक पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं। यू जस्ट रेड इट ताकि तुम्हें साइकोलॉजिकली अच्छा लगे कि अरे मैंने बुक पढ़ी, ठीक है। घर पे भी बोल सकते हो, अरे पापा मैंने तो लॉकडाउन में भी किताब पढ़ी। सो डोंट डू दैट, समझने के लिए पढ़ो, ऑलराइट। तो अभी कॉम्प्रीहेंशन तुम्हें अगर तुम्हारा लेवल बढ़ाना है, तो आई विल टेल यू कि फर्स्ट इज रीड न्यूज़पेपर्स। एंड व्हेन आई से न्यूज़पेपर्स, आई डोंट मीन कि तुम लोग हमारा बॉम्बे टाइम्स, मुंबई मिरर वो पढ़ो मत, एक्चुअल न्यूज़पेपर लो, हिंदू लो, ठीक है, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है तो वो भी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ना है। पर न्यूज़पेपर में भी अच्छा है, अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, गुड, ग्रेट, बट न्यूज़पेपर में भी एडिटोरियल सेक्शन पढ़ो, ऑलराइट। तो एडिटोरियल सेक्शन इसलिए पढ़ना है क्योंकि वहाँ पे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रहते हैं उनकी ओपिनियंस रहते हैं, उनके ओपिनियंस पढ़ के वी ऑल्सो फॉर्म ओपिनियंस, ठीक है। तो वो वैसे भी हेल्प करेगा तुम्हें, बट यू गेट टू, मतलब पढ़ के वो अंडरस्टैंड जो करना है कि व्हाट इज़ दैट एक्सपर्ट ट्राइंग टू टेल यू, और व्हाट इज़ दैट एक्सपर्ट टेलिंग यू, एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, वो एक्सपर्ट तो बता रही है, ठीक है, वो कोशिश नहीं कर रहे। तो तुम्हें एक आइडिया, मतलब तुम फिर वो पॉइंट ऑफ व्यू से एक थॉट प्रोसेस जनरेट करते हो कि अच्छा ऐसे इससे ये होता है, ओके ओके, तो समझना चालू होता है, राइट। सो ये अगर तुम चीज़ें करते हो इवन स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, ओके, कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर फिजिकली होना चाहिए, ऑनलाइन भी एडिटोरियल्स पढ़ ही सकते हो, सब्सक्रिप्शन लो, ऑलराइट। या फिर फेसबुक या ये इंस्टाग्राम पोस्ट वो सब पढ़ के आई डाउट तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन बढ़ने वाला है, तो स्टिक टू द न्यूज़पेपर्स। कोई मैगजीन रहेगी अच्छी तो वो भी पढ़ सकते हो, नॉट फिल्मी मैगजीन, एक्चुअल प्रॉपर मैगजीन जिससे कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, कुछ न्यूज़ आ रही है। बट आई वुड सजेस्ट कि एडिटोरियल सेक्शन पढ़ो, काफ़ी हेल्प होता है। इवन व्हेन आई रोट माई एग्जाम्स आई यूज टू रीड द न्यूज़पेपर्स, मेरे सर ने भी वही बताया था, ऑलराइट। फिर आते हैं पैराजम्बल में। तो अभी पैराजम्बल क्वेश्चंस में क्या होता है कि 5 सेंटेंस दिए रहेंगे, तो हमें एक कोहेरेंट, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, ऐसे 5 सेंटेंस को हमें अरेंज करना होता है, ठीक है। ये कैट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस डालते हैं, जो कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे स्किप दोस क्वेश्चन, छोड़ ही देते हैं, वो करना ही नहीं हमें, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे
यू आर नॉट इवन श्योर कि तुम्हें सही जवाब आया, यू कैन ऑलवेज मेस इट अप, मतलब ज़रूरी नहीं कि इतना सोच के 5 मिनट डाल के सही जवाब। वैसा सीईटी में नहीं है, सीईटी में कंपैरेटिवली इजी रहेगा। तो इस ये पैराजम्बल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू नीड कॉम्प्रिहेंशन, यू नीड ग्रामर स्किल्स एज वेल। तो कॉम्प्रिहेंशन तो इसलिए सब जगह आएगा क्योंकि समझना ज़रूरी है। इस केस में ग्रामर इसलिए आ रहा है, ग्रामर इसलिए क्योंकि वो इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं। सो इसमें जो इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं, तो व्हाट डू आई मीन बाय इंडिकेटर वर्ड्स, पैराजम्बल में इंडिकेटर वर्ड्स, तो ही डिड दिस 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 बिकॉज, तो बिकॉज आ गया, मतलब ये इसके वजह से ये हो रहा है, राइट, सॉरी, बिकॉज आ गया, बिकॉज दिस, मतलब ये जो बिकॉज के बाद जो स्टेटमेंट है उसके वजह से उसने ये किया है, तो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट। हैंस, हावेवर, ये सब वर्ड्स क्या बोलते हैं, इसे हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये हमने क्रिटिकल रीजनिंग में इन डेप्थ देखा है, ठीक है। तो ये पैराजम्बल में हेल्प होगा। सिमिलरली ऑड वन आउट, ऑड वन आउट में क्या होगा कि 5 सेंटेंसेस दिए रहेंगे, उसमें से बोल सकते हैं कि वो 4 सेंटेंस विल मेक अ पैराग्राफ, 5वां कौन सा है जो ऑड वन आउट है। अगेन इसमें सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन लगेगा तुम्हें, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट, मतलब जो अगर वो जो 4-5 सेंटेंसेस है वो कंबाइन करके एक सेंटेंस को हटा देने के बाद जो पैसेज बनेगा वो समझना जरूरी है। उसके वजह से यू विल बी एबल टू टेल ओके दिस इज नॉट, दिस क्वेश्चन इज दिस, द फिफ्थ स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस पैसेज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, सामने ही बनाए। तो आरसी इज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तुम देख सकते हो वाई इज आरसी इम्पॉर्टेंट। तो आरसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल कितने सवाल आ रहे, 15 सवाल आते ही है, राइट। तो आरसी सबको पता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आरसी पे क्वेश्चंस आने ही है, ठीक है। छोटा पैसेज, बड़ा पैसेज, 3 सवाल, 4 सवाल, कुछ भी, मतलब उससे डरना नहीं है, ऑलराइट। तो आरसी का भी अलग से वीडियो बनाएंगे कि हाउ यू नीड टू टैकल आरसीज, राइट। तो देयर बी मल्टीपल वेज, ठीक है। अगर 1 या 2 सवाल वाला ही रहेगा पैसेज, तो विल ऑलवेज एडवाइस कि पहले सवाल देख लो, उसके बाद पैसेज टैकल करना है, क्योंकि समझ में आता है कि फिर हमें क्या ढूंढना चाहिए। पर अगर बहुत सारे सवाल रहेंगे तो आई यूज टू फॉलो, इवन देन आई यूज टू फॉलो कि ठीक है सवाल पढ़ लेते, एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि ठीक है ऐसा सवाल रहेगा तो हमें रुक जाना चाहिए, पैसेज में ढूंढना है, ठीक है। तो पर ये सीईटी में काम में आएगा, कैट में नहीं। तो अभी एमबीए सीईटी का ही देखते, कैट में थोड़ा सा टफर आरसी रहेगा, ठीक है। वो ऐसे डायरेक्टली ये नहीं रहेगा कि बेस्ड ऑन दिस पैसेज क्या 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 दिया है, ऐसे एकदम सिंपल वर्ड्स में नहीं रहेगा, कुछ तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट कैन बी इन्फर्ड, वो टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे कैट में। सीईटी में जनरली थोड़े से ईजी रहेंगे, और राइट वो भी कवर कर लेंगे हम लोग। तो अभी आरसी में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आरसी तो बोल सकते कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर पैरा जंबल पूछा ही जाता है, 2017 में नहीं पूछा गया था पर 18 से लगातार पूछा जा रहा है, तो पैरा जंबल यू कांट इग्नोर, ठीक है, पैरा जंबल करना ही हमें। ऑड वन आउट थोड़ा ऑन एंड ऑफ पूछा जा रहा है, पर ऑड वन आउट भी इंपॉर्टेंट ही है, देख सकते हो 5 क्वेश्चंस 3 4 बस 18 और 20 के भी एक स्लॉट में पूछा नहीं गया था। देखते हैं प्रोबेबल स्टार्टर्स, ठीक है, ये नया टाइप चालू किया है उन्होंने, 2020 से ही चालू हुआ है। तो प्रोबेबल स्टार्टर्स मतलब क्या है, बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड, मतलब एक टाइप है, ठीक है। इसके लिए ऐसे अलग से तुम्हें कुछ तैयारी नहीं करनी, बस वो टाइप के क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व करते हो तो एक अंदाजा आ जाता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय प्रोबेबल स्टार्टर्स, राइट। तो प्रोबेबल स्टार्टर्स एक ऐसे रिसेंट टाइम्स में, मतलब 2020 में दिख रहा है, उसके पहले नहीं। तो क्या दिया रहेगा, बेसिकली ऐसे सपोज दो हमारे पास सेंटेंस दिए रहेंगे, तो वो हमें कंबाइन करने रहते हैं, ठीक है। तो वो कंबाइन कौन से, सपोज एक्स और वाई 2 सेंटेंस है, एक हमें ऑप्शंस दिए रहेंगे 4-5, तो इनमें से कौन से ऐसा स्टार्टिंग वाला, मतलब सिर्फ स्टार्ट का ही बताते हैं वो लोग, मतलब बैटमैन पंच्ड, बैटमैन पंच्ड सुपरमैन, सुपरमैन डाइड, ठीक है। ये 2 सेंटेंस हो गए एक्स एंड वाई। तो बैटमैन वो बिकॉज बैटमैन पंच्ड सुपरमैन सो हार्ड ही डाइड, ऐसे मतलब ये बिकॉज बैटमैन पंच, तो आई नो बिकॉज से
चालू नहीं होता सेंटेंस, पर ये फिर प्रोबेबल स्टार्टर हो सकता है। मतलब ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के बाद सेंटेंस का स्टार्ट क्या होना चाहिए, दैट इज प्रोबेबल स्टार्टर्स बेसिकली। ठीक है, वो अभी अभी नया टाइप है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब दो सेंटेंस दिए रहेंगे, वो दो सेंटेंस को कंबाइन करना है, वो दो सेंटेंस को कंबाइन करने के बाद सेंटेंस का स्टार्ट क्या होगा वो हमें देखना है। मिसिंग सेंटेंस इन द पैसेज, तो मिसिंग सेंटेंस इन द पैसेज पहले पूछा जाता था, तो अभी आप देख सकते हो कि रिसेंट टाइम्स में ऐसे पूछा नहीं। पहले 2017 में डायरेक्ट 5 सवाल थे। तो मिसिंग सेंटेंस मतलब ऐसे एक पैसेज दिया रहेगा, उसके आखिर में एक सेंटेंस मिसिंग रहेगा, वो बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, मतलब ये मिसिंग सेंटेंस कौन सा हो सकता है बेसिकली, मतलब कंक्लूजन क्या हो सकता है ये पैसेज का, या इन्फरेंस क्या ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे टाइप, राइट। तो अगेन इसके लिए मतलब ये सब के लिए कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें कनेक्टिंग वर्ड्स जो इंडिकेटर्स जो मैंने बोला वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, उसके वजह से यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पे आना चाहिए। ऑलराइट, तो इसलिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ वोकेबुलरी और इडियम्स एंड फ्रेजेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो अभी देखते कि नेक्स्ट क्या, फिर मिसिंग सेंटेंस इन द पैसेज पहले पूछा जाता था, रीराइट द सेंटेंस विद द सेम मीनिंग। तो ऐसे कोई सेंटेंस दिया रहेगा, ये सेंटेंस का मीनिंग सेम कौन से सेंटेंस में आप ढूंढ सकते हो, सो दैट इज वन टाइप। तो ये सब तुम्हें प्रैक्टिस से ही आने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जितना तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगेन ये दोनों सवाल तुम देख सकते हो कि रिसेंट टाइम्स में पूछा गया नहीं है। ऑलराइट, तो वो रीराइट सेंटेंस वाला भी कहाँ पे पूछा था, 18 और 17 में पूछा गया था, राइट। तो 18 एंड 17 में पूछा था, रिसेंट टाइम्स में नहीं पूछा था। तो अगेन यू कैन मतलब एज ऑफ नाउ फिर तुम प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन हमने ट्राई करने चाहिए। अगर हमने ट्राई नहीं किए तो प्रोबेबल स्टार्टर्स का करो कि इवन दो पहले पूछा नहीं है पर रिसेंट टाइम में पूछा है तो मे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो कभी स्किप कर ही नहीं सकती, ये भी कभी स्किप नहीं कर सकते, ये भी मत करो। प्रोबेबल स्टार्टर कर लो प्रैक्टिस, ये दोनों एज ऑफ नाउ स्किप कर सकते हैं। क्यों स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले पूछा जाता था, अभी रिसेंट टाइम में इतना पूछा नहीं। इन्फरेंस पैसेज, ये अभी यहाँ पे रिसेंट टाइम में पूछा है कि इन्फरेंस क्या ड्रॉ कर सकते हो, या इन्फरेंस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उस पर भी एक क्वेश्चन है। तो एज ऑफ नाउ ये भी प्रैक्टिस करना छोड़ सकते हो, अभी इस पे फोकस करो, 1 2 3, ठीक है। तो ये एज ऑफ नाउ होल्ड पे रखो, प्रोबेबल स्टार्टर्स जैसे मैंने कहा रिसेंट टाइम्स में पूछा था, ठीक है। फिर कनेक्टर्स, ऑलराइट, तो इसलिए जो हमारा लॉजिकल कनेक्टर्स जो है ना टॉपिक LR वाला, इसलिए तुम लोग करना ज़रूरी है क्योंकि ये इंग्लिश वाले कनेक्टर्स में भी हेल्प होता है तुम्हें। तो कनेक्टर्स मतलब हमारे इंडिकेटर्स ही हो गए। तो तुम देख सकते हो कि पूछा गया है, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ रिसेंट टाइम्स में पूछा गया, 1 2 3 4 सवाल कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, राइट। तो कनेक्टर्स भी देख लो, सीक्वेंस सेंटेंसेस लाइक द नेम सजेस्ट, ये यहाँ पे पूछा गया है, रिसेंट टाइम्स में इतना दिख नहीं रहा है, ठीक है। मतलब वो 19 टेक्निकली रिसेंट ही है पर बस एक ही साल पूछा था, ठीक है, कि कौन से मतलब करेक्ट सीक्वेंस कैसे है, मतलब सॉर्ट ऑफ पैराजम्बल का ही कुछ समझ सकते हो। अभी क्लोज टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें तुम्हारे फिर सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं। अच्छा, ये सिमिलरली एरर डिटेक्शन में, ऑलराइट, तो एरर डिटेक्शन एंड क्लोज टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल पूछे जाते हैं। इफ़ यू सी कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सवाल आए ही है ये दोनों टॉपिक पे, एरर डिटेक्शन है, और काफ़ी सवाल दिख रहे, यहाँ पे 8 है, फिर 5 से 7 है, ऊपर यहाँ पे 7 है, तो टू मेनी क्वेश्चंस, राइट, वी कांट अफोर्ड टू इग्नोर एरर डिटेक्शन एंड क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट मतलब वो फिल इन द ब्लैंक्स जो हो गया, तो ये तो तुम्हें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है, एरर डिटेक्शन एंड क्लोज टेस्ट। तो इसमें भी वोकेबुलरी क्यों इन्वॉल्व हुई है एरर डिटेक्शन में या क्लोज टेस्ट में, कभी कभी प्लॉरल कौन सा है ये पर्टिकुलर वर्ड का, उसके रिलेटेड भी एरर डिटेक्शन हो सकता है, राइट। सिमिलरली कभी कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड कि ये फ्रेज का मीनिंग के वजह से क्या कुछ तो एरर हो सकता है। सो इंटरडिपेंडेंट है लाइक आई सेड, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, दिस टू टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, एरर डिटेक्शन एंड क्लोज टेस्ट। तो ये एरर डिटेक्शन एंड क्लोज टेस्ट पे हम लोग काफ़ी
टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यू कैन join the telegram channel for that, right? The link to which is given in the description box below. तो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, राइट, ग्रामर इन्वॉल्व रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स का भी रिसेंटली तो 7 पूछे क्वेश्चंस, तो मतलब कुछ तो मिसिंग सेंटेंस में कुछ तो मिसिंग रहेगा, वो कौन सा मतलब लॉजिकल वर्ड कौन सा फिट होना चाहिए। लॉजिकल कभी कभी एक फ्रेज भी हो सकता है, सेंटेंस का मतलब कॉम्प्रिहेंशन, मतलब वो समझना चाहिए सेंटेंस वो वर्ड फिल होने के बाद, ठीक है। 4 वर्ड्स मार्क्ड इन बोल्ड, तो ये भी एक थोड़ा रिसेंट टाइम्स में चालू हुआ है, 4 वर्ड्स मार्क्ड इन बोल्ड, तो राइट, तो ये एक नया टॉपिक है, 4 वर्ड्स मार्क्ड इन बोल्ड, रिसेंट टाइम्स में तुम देख सकते हो पूछा जा रहा है, ठीक है, फेयरली रिसेंट टाइम्स में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ऐसे सेंटेंसेस देते थे हमें और वो सेंटेंसेस में 4 वर्ड्स बोल्ड मार्क किया रहता था, तो ये इसके इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थे, दैट इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेड, ठीक है। तो एक नया टाइप था, ऑलराइट। वर्ड यूसेज, कौन से सेंटेंस में करेक्टली वर्ड यूज़ किया है, तो इसलिए वोकैबुलरी होना अच्छा ज़रूरी है, ऑलराइट। तो ये वोकैबुलरी के लिए एक निमोनिक मेथड करके भी है, जिससे तुम लोग वर्ड्स लर्न कर सकते हो इजीली, तो उस पर भी एक वीडियो बना लेंगे कि कैसे यू विल बी एबल टू लर्न द वर्ड्स, ठीक है। तो लर्न मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ रट्टा मारना है, समझना भी है, ऑलराइट। सिमिलरली अभी देखते हैं मैच द कॉलम्स, रिसेंट टाइम्स में काफ़ी पूछा जा रहा है, कॉलम ए कॉलम बी, ये इसमें से कौन सा करेक्टली मैच हो सकता है कॉलम बी के साथ, वो देखना होता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसकी प्रैक्टिस करो, राइट। एज ऑफ नाउ ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, हमने देखे। सेंटेंस करेक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑलराइट, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर हमें सवाल देखने हैं तो सेंटेंस करेक्शन पे कितने हर साल सवाल है, बस 2020 में नहीं है, मे बी बिकॉज दे इंट्रोड्यूस न्यू टाइप्स 2020 में, इसलिए इन्होंने सेंटेंस करेक्शन को हटा दिया, बट इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस करेक्शन की प्रैक्टिस करना, ये भी हम लोग टेलीग्राम पे रोज करते हैं सेंटेंस करेक्शन का, ऑलराइट। सो 1 वर्ड फॉर 3 ब्लैंक्स, तो ये यहाँ पे पूछा गया था। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ऐसे 3-4 ब्लैंक्स रहेंगे और वो हर ब्लैंक में एक ही वर्ड जाता है, तो वो एक वर्ड कौन सा होने के वजह से वो सारे ब्लैंक्स के फिल होने के बाद वो सेंटेंसेस में एक मतलब बराबर से मीनिंग मतलब लॉजिकल लग रहे वो, तो दैट इज़ 1 वर्ड फॉर 3 ब्लैंक्स। सिंपल है, ऐसे कुछ अलग से मुश्किल नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स वापस से सिनोनिम्स आता है उसमें, तो उसके लिए वी नीड टू नो वोकैबुलरी नेचुरली, ठीक है, कि ये वर्ड की जगह पे कौन सा वर्ड डाल सकते हैं, तो अलग अलग टाइप्स है। सिमिलरली वर्ड सब्सटीट्यूशन, फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, ये टॉपिक्स ऐसे है कि मतलब वो तुम पढ़ना ज़रूरी है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो बिना पढ़े आएगा ही नहीं, ठीक है, कि ये मीनिंग क्या है, इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या है, राइट, तो वो ज़रूरी है। सिमिलरली फ्रेजेस और फ्रेज रिप्लेसमेंट, मतलब ये ईडियम्स वगैरह आता है उसमें, क्योंकि टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ वगैरह, ये ऐसे मतलब इसका मीनिंग क्या है, हिडन मीनिंग क्या है, ऐसे थोड़ी कि बहुत सारे कुक आ गए तो कुक का ही रिलेशन नहीं है, तो उसका मीनिंग क्या है। अगर कोई टास्क करने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हो गए, कि अभी सपोज तुम्हें ब्रिज बांधना है, तो ब्रिज बांधना है तो बहुत सारे 5-6 सिविल इंजीनियर खड़े हो गए, और फिर वो हर एक का दिमाग अलग अलग चलता है, तो वो ब्रिज प्रॉब्लमेटिक होने के चांसेस है, तो टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ वैसे। तो अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स में भी फिर फ्रेजेस वाला भी होता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स सिनोनिम्स वाला भी होता है, हमने देखा। तो फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर वाला लॉजिक भी लगता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स अलग अलग है, हर एक टाइप का तुम प्रैक्टिस करो। ये रिसेंट टाइम्स में आया है, राइट, फ्रेजेस वाला, तो एक्सपेक्ट कर सकते कि उस पर सवाल आ सकता है, ऑल राइट। तो ज़्यादातर मतलब ये अलग डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास अभी क्वेश्चंस है अलग अलग, ठीक है। तो प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, इट्स वर्बल में प्रैक्टिस ही है, एक्चुअली एवरी सेक्शन में प्रैक्टिस ही लगने वाली है, तो हमें प्रैक्टिस ही करना है। वर्बल के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, टेक्निकली हर एक के लिए प्रैक्टिस ही करना है। तो इसमें भी कुछ अगर तुम्हें डाउट्स लगे पूछ सकते हो, राइट, एज सच इसमें कुछ डाउट्स का है नहीं,
पर लगा तुम्हें कि कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। और वर्बल के लिए ये मतलब हर एक के लिए तुमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए, पर वर्बल के लिए तो डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज डेली बेसिस पे मतलब क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं वहाँ पे, क्लोज टेस्ट डालते हैं, एरर डिटेक्शन डालते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑन अ डेली बेसिस इफ़ यू गो थ्रू दोज क्वेश्चंस तो माइंड में फिट होता है कि अच्छा ऐसा वैसा ये लॉजिक। ऑलराइट, तो अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो ऑलवेज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या फिर टेलीग्राम पे आके पूछो, कहीं पे भी जैसे तुम चाहो वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड ऑलवेज लाइक शेयर एंड कमेंट तो करना है, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ लगे, तुम्हें लगा कि इसमें और कुछ तुम्हें चाहिए या ऐसे वीडियोस और बनाने चाहिए, सेपरेट टॉपिक लेके कुछ वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी तुम फीडबैक दे सकते हो। राइट, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ठीक है, तो हमें समझ में आएगा कि ये ऐसा कंटेंट तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो ऐसे कुछ बेसिस पे हम बनाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें और डिटेल चाहिए कि अभी 1 महीना ही बाकी है सर, तो हमने अभी बताया कि कैसे तुम्हें फोकस करना चाहिए, तो शेड्यूल वगैरह वो मत बनाओ। ठीक है, वो शेड्यूल मतलब वो लिटरली कि टाइम टेबल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो सब मत बनाओ, क्योंकि जनरली वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन फॉलो होता है। उसके बाद जैसा मूड रहेगा हमारा, जैसा हमारा उस टाइम पे जब व्हेन वी आर अबाउट टू स्टडी, अभी उस टाइम पे कैसा मूड रहेगा, वो तुम जब 2 दिन पहले वो कुछ बना रहे हो शेड्यूल, तब तो पता नहीं रहता कि मेरा 9 से 10 बजे बराबर इसका मूड रहने वाला है, तो शेड्यूल मत बनाओ। राइट, बट बस मेक श्योर दैट यू नीड टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट फिर उसके बाद मॉक्स दो, मॉक्स के बेसिस पे फिर जज करो कि कैसे, कौन से इसमें स्ट्रांग हूँ मैं, कौन से इसमें वीक हूँ। एंड ऑलवेज वाइल राइटिंग मॉक्स, ठीक है, तो मॉक्स पे भी मे बी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना सकते हैं कि कैसे एनालिसिस करना चाहिए। मॉक्स में स्ट्रैटेजी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम सपोज आज एक मॉक लिख रहे हो, फॉलो अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, एक नई स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैं पहले मे बी नॉन वर्बल ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा एंड एंड में नींद आती है तो तब वो डायग्राम सामने आते हैं तो मेरा सिर घूम जाता है, तो नॉन वर्बल आई ट्राई टुडे पहले ट्राई करूँगा। उसके बाद कॉन्ट्स पे फोकस करूँगा, फिर वर्बल पे, फिर एलआर पे, तुम्हारे हिसाब से, बट एवरी टाइम ट्राई अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। एंड देन आफ्टर राइटिंग 6 to 7 मॉक्स विद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, और फिर तुम्हें लगा कि अरे ये मॉक पे अभी मेरा अच्छा स्कोर आया कंपेयर टू प्रीवियस मॉक्स, तो वो स्ट्रैटेजी फिर वापस 2-3 इसमें ट्राई करो और मॉक्स दे के। ठीक है, तो ये बस मैं हवे में नंबर्स बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि तुम्हें 10 मॉक्स देना ज़रूरी है या 15 मॉक्स या 20 मॉक्स। ठीक है, गिव अ हेल्दी नंबर डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू फील, व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद, उसके बेसिस पे दो। बट फिर वो जो स्ट्रैटेजी जो तुम्हें लग रहा है कि सही हो रही है ये स्ट्रैटेजी, देन यूज दैट स्ट्रैटेजी टू गिव द रेस्ट ऑफ द मॉक्स। और अगर तुम्हारा स्कोर बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली या पहले से बेहतर आ रहा है, देन यूज दैट स्ट्रैटेजी एंड यूज दैट स्ट्रैटेजी फॉर द डी डे ऑल्सो, फॉर द मेन एग्जाम एज वेल। राइट, तो वैसे ही स्ट्रैटेजीज बिल्ड होती है। स्ट्रैटेजीज ऐसे मतलब तुम दोस्तों में भी डिस्कस कर रहे हो तो वेल एंड गुड, ट्राई टू यूज दैट स्ट्रैटेजी, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन वाइल राइटिंग योर एग्जाम, मतलब मॉक्स। ठीक है, पर मेक श्योर कि ये ज़रूरी नहीं द स्ट्रैटेजी विच इज़ वर्किंग फॉर देम विल वर्क फॉर यू। सिंपल रीज़न है कि उनके स्ट्रेंथ्स तुम्हारे स्ट्रेंथ सेम होंगे ऐसे ज़रूरी नहीं, उनके वीकनेस तुम्हारे वीकनेस होंगे सेम ऐसे ज़रूरी नहीं। ऑलराइट, सो ये वीडियो में इतना ही। आई होप कि मतलब ये आपको यूज़फुल लगा होगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑलराइट, तो ये जो पीडीएफ जो हमने बनाया, तो ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तुम्हें अगर इसका फ़ायदा होने वाला है तो वेल एंड गुड, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस पीडीएफ, मतलब हम लोग इसकी लिंक डालेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, देखो, एनालाइज करो। यू कैन यूज़ दिस पीडीएफ मे बी देन टू, तुम्हारा कुछ बनाना है तुम्हें स्ट्रैटेजी, तो यूज़ दैट एंड देन देयर विल बी द लिंक्स टू ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल्स एज वेल, एंड आई सजेस्ट कि वो फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस डालते हैं। राइट, तो वो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, इट विल हेल्प यू फॉर योर वीआरसी। और ये बाकी के तो फिर कॉन्ट्स बिट्स के भी डालते, तो ऑब्वियसली उसमें भी हेल्प होने ही वाला है, क्योंकि वहाँ पे एक डिस्कशन होता है। राइट, तो डू फॉलो टेलीग्राम चैनल एज वेल एंड डाउनलोड द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुए। राइट,
Thank you for watching the video. See you in the next video.